वीणा को नाम है वो आज सो नहीं जब आप पैदा हो यहाँ भी सो पहला कोई नाम है वो चल रहे है। वीणा के द्वारा आप घना ही सुरीला सुरीला गाना सुनाई। वीणा कंपनी की जो स्थापना है 1988 में हुई। स्थापना का हमारा उद्देश्य ये था कि उसको अच्छे रूप में, सांस्कृतिक रूप में दुनिया के सामने लाना, कि भावनात्मक रूप से अपनी मिट्टी से जोड़ना, अपनी जड़ों से वापस जोड़ना। न पहुंचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें राजस्थानी नहीं गया है, मारवाड़ी नहीं गया है। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम जी, मुख्तु झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हेमजीत मालूम मेरे साथ में आज जुड़ने जा रहे हैं। जो वीणा कंपनी है, जो वीणा कंपनी की जो कैसेट आपा बहुत सारी गाना सुने ही, बहुत सारी जो छोटी छोटी फिल्म ही बापा देखी ही। और भाई वीणा को नाम है वो आज सो नहीं जब आप पैदा हो यहाँ भी सो पहला कोई नाम है वो चल रहे है। वीणा के द्वारा आप घना ही सुरीला सुरीला गाना सुने, बहुत सारी चीज़ें ही बापना देखने मिली। और साथ में आप बात करा तो भाई एक छोटो सो जहाँ वीणा नाम आया करते तो आप भी सोचता है के है या वीणा। तो वीणा एक कंपनी है जिसके द्वारा अपना गाना सारी चीज़ें पर सुनने मिलता। तो सर मेरे साथ में जुड़ेगा जो चूरू सुजानगढ़ का ये रहने वाला ही और फिलहाल जयपुर के अंदर रह रही। नमस्कार। नमस्कार, राम राम साहब। मैं तो सर थोड़ा तो मैं बता दूं, आप भी बता दो थोड़ा अपने बारे में। वीणा कंपनी की जो स्थापना है 1988 में हुई और स्थापना का हमारा उद्देश्य ये था कि जो राजस्थानी संगीत विकृत रूप में, भोंडे रूप में, गलत रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसको अच्छे रूप में, सांस्कृतिक रूप में दुनिया के सामने लाना। और राजस्थान का जो लोक संगीत है, जो लोकगीत हैं, उनसे आम आदमी को परिचित करवाना। तो इस उद्देश्य से वीणा कैसेट की स्थापना हुई। और आज आप ये जो घूमर सुन रहे हैं, गणगौर के गीत सुनते हैं, तीज के गीत सुनते हैं। तो कभी उठाई नहीं, संस्कृति तो उठी हुई है, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी कम थी, उसकी अवेयरनेस कम थी, या जो नई पीढ़ी है उसको उसकी जानकारी कम थी। तो उसको उस जानकारी से परिचित करवाने और उसके साथ जोड़ने के उद्देश्य से वीणा कैसेट की स्थापना जी कि एक राजस्थान ने नई पहल की ओर लेके जा रहे हैं। नहीं, कोई भी नया काम होता है तो उसमें नई दिशाएं, नए रास्ते बनते ही बनते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल माहौल तैयार करने की है। दुकान तो आदमी शमशान के बाहर भी उसको लगता है बिक्री होगी तो खोल ही लेगा, तो हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। हमें उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। तो व्यापारी तो जहाँ उसको 2 पैसे का मुनाफा दिखेगा वो आएगा, वो काम करेगा। अभी मेरे साथ में सर जुड़ने जा रहे हैं राम भट्ट साहब। सर पूरा नाम बता दो आप अपना। गोपेंद्र नाथ भट्ट। गोपेंद्र नाथ भट्ट। हाँ। सर कठिया का रहने वाला हूँ। अब मैं रहने वाला तो डूंगरपुर का हूँ, जो गुजरात से लगा हुआ है, उदयपुर से लगा हुआ है। डूंगरपुर, अच्छा। हाँ, लेकिन मैं कर्म क्षेत्र मेरा दिल्ली में रहा है। अच्छा। और मैं अभी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं उनका मीडिया एडवाइजर हूँ। मीडिया एडवाइजर हो। जी जी। और प्रवासी राजस्थानी जो सम्मेलन अभी हो रहा है, राजस्थान ने ये सबसे पहले शुरू किया देश में, प्रवासियों को बुलाकर उनको सम्मान देना, उनकी बातें सुनना, और उनको उद्देश्य ये था कि भावनात्मक रूप से अपनी मिट्टी से जोड़ना, अपनी जड़ों से वापस जोड़ना। कहावत है कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें राजस्थानी नहीं गया है, मारवाड़ी नहीं गया है। 90 के दशक में राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले सिसोदिया रानी का बाग जयपुर में कुछ राजस्थानियों को बुलाया, जो कि विभिन्न प्रदेशों में और विदेशों में रहते थे। उन प्रवासियों को, देश विदेश के प्रवासियों को राजस्थान में बुलाया। उस समय उद्देश्य सिर्फ यह था कि भावनात्मक रूप से अपनी मिट्टी से, अपने मातृभूमि से लोगों को जोड़ना, ताकि वो राजस्थान को पहचाने, राजस्थान में क्या प्रगति हुई है, राजस्थान की क्या समस्याएं हैं, राजस्थान में विकास की क्या संभावनाएं हैं, उनको देखें। उसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारत दिवस की शुरुआत की। और वो महात्मा गांधी जब अफ्रीका से इंडिया में आए थे, भारत में वापस आए थे, वो उस दिवस के साथ भारत सरकार ने जोड़ा और भारत सरकार निरंतर रूप से इसको मनाती जा रही है। लेकिन राजस्थान सरकार में जो 90 के दशक में शुरू हुआ था सिलसिला, वो सिलसिला अब तक चल रहा है। और मैं सौभाग्य से उन सभी सम्मेलनों का साक्षी रहा हूँ, क्योंकि मीडिया विभाग से जुड़ा हुआ था, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़ा हुआ था, तो उसका खूब प्रचार प्रसार करने में भी हमारा योगदान रहा है। तो कुल मिलाकर
हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार ने एक अच्छी पहल की है। पिछले साल जब राइजिंग राजस्थान सबमिट हुआ था यहाँ पर, उस समय ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि 10 दिसंबर को हर साल हम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। तो एक ये उस दृष्टि से ये पहला प्रवासी भारतीय दिवस है। और ये जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में आज जितनी बातें कही गई है मंच से, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने कही हों या राज्यपाल महोदय ने कही हों या मुख्यमंत्री महोदय ने कही हों, तो ये प्रवासी भाइयों को इस बात का विश्वास दिलवा रहे हैं कि राजस्थान जो पहले पानी की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक प्रकार से पिछड़ा था, बीमारू राज्यों में था, अब ये राजस्थान बीमारू राज्य नहीं रहा। राजस्थान में बहुत असीम संभावनाएं हैं विकास की और हर सेक्टर में है। जैसे कि अब पानी का मामला, हम पहले राजस्थान कैनाल जब तक नहीं आई थी तब राजस्थान में हर दूसरा साल अकाल होता था, सूखा होता था, लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या होती थी, खाने की समस्या होती थी। अकाल पड़े तो बी टाइम पर तो छोटा भी खाया आपने यस राजस्थान का। यस। तो हमारे सामने इतनी विषम समस्या थी कि राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी और कृषि बारिश पर निर्भर थी और बरसात होती नहीं थी, तो हर दूसरा साल हमारा अकाल का होता था या सूखा का होता था, अकाल राहत कार्य चलाने पड़ते थे। लेकिन राजस्थान कैनाल जब यहाँ आई तो वो दुनिया की सबसे बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट था। तो आप देखिए कि श्री गंगानगर से लगाकर बाड़मेर के गडरा रोड तक अब इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट का नहरें पहुंच गई हैं। और आज गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले, हम पंजाब के बारे में कहते हैं कि पंजाब पूरे देश को अन्न देता है, लेकिन इन अकेले 2 जिलों में इतनी क्षमता है कि पूरे देश को गेहूं खिला सकता है। बिल्कुल भाई, गंगानगर ने तो भैया भी धान को कटोरो बोलो जाए, धान का कटोरा बना था। तो आप, मैं इसलिए उस पृष्ठभूमि में आपको ले जा रहा हूँ। तो इस सरकार ने एक पहल और की है कि पूर्वी राजस्थान, जो कि जैसे पहले किसी जमाने में पश्चिमी राजस्थान पानी के लिए, इरिगेशन के लिए और तरसता था एक एक बूंद के लिए, वही स्थिति कमोबेश पूर्वी राजस्थान में है। इस सरकार ने ये पहल की है कि ERCP प्रोजेक्ट जो है उसको राम सेतु प्रोजेक्ट, नदियों की जोड़ने की योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में हुई थी, नदियों को जोड़कर उसका पानी जो है वो राजस्थान के उन इलाकों में ले जाना है जहाँ पर पानी नहीं है या पानी की समस्या है। क्योंकि हमारे यहाँ सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर 1% भी नहीं है। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस देन 1%। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो पूर्वी राजस्थान के लिए वो एक प्रकार से वो भगीरथ, एक प्रकार से जैसे भगीरथ गंगा लाए थे, इसी प्रकार की एक जीवन रेखा सिद्ध हो जाएगी। इसी प्रकार शेखावटी इलाका जहाँ पर पानी की क्वालिटी बहुत खराब है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से आपने देखा कि चूरू और नागौर के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिसमें हम बोलते हैं बाका बाटी, है ना, जहाँ पर लोग बाके हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियों की समस्या है, दांतों की समस्या है ना, क्वालिटी ऑफ वाटर भी खुद रही है, हाँ, फ्लोराइड की समस्या है। तो आप देखिए कि उसको वो लेकर आ रहे हैं, हरियाणा के साथ MOU किया है और हरियाणा से यमुना जल का पानी शेखावटी में लाने का प्लान है। ये सेक्टर हुआ पानी का। बिजली का जहाँ तक मामला है, हमारे यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा एटॉमिक पावर स्टेशन की शिलान्यास किया है। 50,000 करोड़ की प्रोजेक्ट की योजना से हमारे देश में जो आपका परमाणु बिजली अगर जब पैदा होगी तो राजस्थान को बिजली में बहुत मदद मिलेगी। इसी प्रकार कुछ बहुत हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स खूब चल रहे हैं, तो बिजली की समस्या पहले वाली समस्या अब नहीं रही, राजस्थान उसमें सर्व। लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि पश्चिमी राजस्थान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर हब बनने जा रहा है। तो वहाँ पर क्योंकि सूर्य भगवान की इतनी मेहरबानी है राजस्थान पर कि 362 दिन में 300 दिन सन अवेलेबल है, तो धूप से सूर्य की रोशनी से जो सोलर एनर्जी मिलेगी उसका दुनिया में सबसे बड़ा हब राजस्थान होगा। फिर वहाँ पर तेल रिफाइनरी आ रही है, आप देखिए पचपदरा में, तो वहाँ पर तेल रिफाइनरी नहीं आ रही है, वहाँ पेट्रो कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा।
और जो सहायक उद्योग हैं वो भी पनपेंगे। दूसरा, राजस्थान खान और खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न है। हमारे धरती में बहुत बेशकीमती खनिज हमारे पास मौजूद है, अरावली के नीचे भी बहुत मौजूद है। और जैसा कि पश्चिमी रेगिस्तान में पानी का और आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और इसके अलावा हमारे वहाँ पानी खूब मिला है अंदर, तो उस वाटर को अगर उसको मीठे पानी में तब्दील कर दें तो पानी की भी कोई कमी नहीं रहने वाली, और गैस के भंडार अथाह मिले हैं। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में गोल्ड की खदानें मिली हैं, सोने की खदान मिली है। तो राजस्थान पर ईश्वर ने इस तरीके से कृपा की है कि अरावली, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, वो राजस्थान को नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभाजित करती है। और उसमें एक भाग का पानी अरब सागर में चला जाता था बारिश का, एक भाग का पानी हिंद महासागर में चला जाता था, तो पानी वेस्ट चला जाता था। तो उस पानी को भी चैनलाइज कर रहे हैं। तो राजस्थान के में आप कहें कि विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आप देखिए, रेल, सड़क, हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें राजस्थान प्रगति नहीं कर रहा है। तो इसको देखते हुए ये प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन है वो अपने आप में सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो प्रवासी बाहर रहते हैं, बाहर रहकर वहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाँ, उस एरिया की बहाबूदी कर रहे हैं, उस एरिया का विकास कर रहे हैं, वो अपनी मातृभूमि के लिए भी निश्चित रूप से काम करेंगे। तो इसलिए कर्मभूमि से मातृभूमि की ये यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है कि भाई सर मेरे साथ में जुड़े हैं और भाई अपना विचार ही बस साझा करे ही। वीडियो शेयर करता रहिया करो। राम राम सा धन्यवाद। झलकों के साथ में ये तारू प्यार प्रेम बने राखियो। झलको